हम लोग एकजुट होना। नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर खबर और मैं हूं रवि मिश्रा। होली का पर्व बीता है, लेकिन आप समझिए कि लोकतंत्र का जो महापर्व होता है चुनाव, उसको लेकर के हलचल काफी तेज है। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मिथिलेश पाठक जी मौजूद हैं। वैसे तो इन्हें व्यवसायी के रूप में भी जाना जाता है, समाजसेवी के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन ये बीजेपी के एक कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं। चूंकि चुनाव का समय है, आपको पता है कि बाहरी भीतरी की लड़ाई इस समय जोरों पर है, तो जाहिर तौर पर इनके ऊपर भी एक दबाव है। चूंकि इनको बताना है कि आखिर किस तरीके से जो चुनाव है, चूंकि जो लोग हैं इनसे भी जुड़े हुए हैं और लोग इनसे पूछ रहे हैं। और सबसे पहला सवाल तो इनसे लोग ये पूछ रहे हैं कि मिथिलेश जी, जिस तरीके से आपकी एंट्री हुई थी बक्सर में, तो लोगों को लग रहा था कि आप भी इस बार चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ऐसा भी हम नहीं कहेंगे कि हमारी तैयारी नहीं थी कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और ये भी कहना नाइंसाफी होगा हमारे लिए और समाज के लिए भी कि हम किसी को ये झूठ बोले कि नहीं नहीं हम नहीं चाहते हैं। देखिए, एक राजनीति जो है एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, और सही में अगर आप जनहित सेवा करना चाहते हैं और आप जनता की सेवा करना चाहते हैं तो आप व्यक्तिगत तौर पे एक लिमिट में जाकर थक जाएंगे। तो आपको अगर जनता के हर कोने तक, जनता के एक निम्न वर्ग और एक पंक्ति के निचले पैदान तक पहुंचना है, तो आपको राजनीति के किसी प्लेटफॉर्म पे तो आना ही है। ये सही बात है, आप समझ सकते हैं। ये मजबूरी होती है जब आप किसी संगठन से, किसी पार्टी से जुड़े होते हैं, तो उसका जो शीर्ष नेतृत्व फैसला करता है उसको ध्यान में रखना पड़ता है। और चूंकि यहाँ बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने पहले ही उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, मिथिलेश तिवारी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। लेकिन सवाल यह है कि अब जो बक्सर की जो पहले से भी ये मुद्दा रहा है कि लोकल फॉर वोकल, यानी कि स्थानीय को लेकर के जो मुद्दा रहा है, वो मुद्दा इस बार भी हावी है। क्या कहेंगे इस बार? लगभग हमें सुनने को तो मीडिया से और लोगों से लग रहा है कि लोकल फॉर वोकल जो हावी है कि बाहरी भगाओ स्थानीय लाओ, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि ये मुद्दा हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, खासतौर से हम कार्यकर्ताओं के लिए और जनता के लिए भी। जनता ये चाहती है कि लोकल आया बाहर का विकास चाहिए। जनता का मुद्दा फिलहाल हमने जो बताया आपको गांव की मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि शहर में जो तकलीफें लोगों को हुई है वो मुद्दा बनाए हुए हैं। जनता का मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ जो भी कैंडिडेट आए, जो भी प्रतिनिधि आए, हमारी समस्याएं को सुने और हमारा विकास करें। लेकिन उनको ये अभी प्रतीक हो रहा है, जिस तरीके से हमारे पास लोगों को फोन आ रहा है जिसकी वजह से हमें लाइव होना पड़ा, उनका कहना ये है कि अगर वो बाहर थे, अगर वो बाहर के आके हमारी भावनाओं से खिलवाड़ किए, हमारी बातों को नहीं समझे, हमारे वोटों का दुरुपयोग किए, उसी तरह और भी कोई बाहरी आएगा तो यही होगा। एक दर्द बना हुआ है, बाकी ऐसी मानसिकता नहीं है कि लोकल और बाहर में कोई डिफरेंस हो। आपको लगता है कि चूंकि ये चुनाव नहीं, जब पिछली बार भी लोकसभा का चुनाव हुआ था, उससे पहले भी जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो स्थानीय का मुद्दा हमेशा से रहा है, लेकिन ये लगता है कि जो सांसद महोदय थे उन्होंने जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे, कहीं ना कहीं कोई परेशानी थी, इसीलिए ये मुद्दा इस बार भी हावी है, या फिर कुछ कारण और है? देखिए, सच क्या होता है कवा होता है, और ये राजनीतिक मुद्दा है, आचार संहिता लगा हुआ है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे ऊपर एक दो केस हो जाए, लेकिन सच ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो पहले से लोग हो रहा है, हमको जहाँ तक याद है, हम पिछले बार भी थे और विधानसभा चुनाव में हमें ये देखने को मिला कि लोग भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नाम पर वोट दिए, भले गाली दे रहे थे या कुछ भी बोल रहे थे। पिछली बार भी ये मुद्दा उठा था, लेकिन बीजेपी बहुत बहुमत से जीती यहाँ पे, और यहाँ पे दूसरी बार सिटिंग कैंडिडेट बने। तो कहने का सिर्फ मतलब ये है कि जो हम लोकल नेतृत्व करता है, लोकल जो हम समाज के नेतृत्व करते हैं, हर वर्ग के नेतृत्व करते हैं, हम आपस में एक दूसरे के विचार के बड़ी विरोधी हैं और एक दूसरे को समर्पित नहीं है, एक दूसरे के सहयोगी नहीं है, एक दूसरे को साथ में लेकर चलते नहीं है, जिसकी वजह से हमारी पूरी जनता उसका परिणाम भोग रही है। मिथिलेश जी, आप बीजेपी के पुराने कर्मठ कार्यकर्ता हैं, हम आपकी मजबूरी को समझ सकते हैं कि लोग जिस तरीके से इस तरह का स्थानीय विरोध कर रहे हैं, आपको पार्टी के साथ रहना है, पार्टी के निर्णय को भी देखना है। आपको क्या लगता है कि क्या ये जो विरोध हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है, या फिर थोड़ी देर पहले मैं लाइव में आपका बयान सुन रहा था कि विकसित भारत के लिए जो मोदी जी का सपना है उसको साकार करना है, इसलिए लोगों को मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करना चाहिए, न कि स्थानीय तौर पर विरोध करना चाहिए? यह हमारा व्यक्तिगत नहीं, पूरे समाज के लिए, समाज हित में और अपने पूरे देश के लिए ही हम कहेंगे। खाली हम बक्सर और बिहार के लिए नहीं कहना चाहेंगे। आज जो भी हमारी सोच है, हम एक कार्यकर्ता के तौर पे कहें और एक मोदी परिवार के तौर पे कहें, हमारी जो भी सोच है एक राष्ट्र हित में है और एक विकसित राष्ट्र अपने को बनाने के हित में है। तो हम फिलहाल यही कहेंगे कि सभी लोग ऐसा लोकल और स्थानीय पे कोई फर्क नहीं करना चाहिए, ये सोच के हमारे को
अपने एनडीए सरकार हो या भाजपा सरकार हो, भाजपा सरकार को जिताना है कि हमें फिर से 2024 में मोदी सरकार को लाना है और उनके जो सोचे, उनके जो सपने हैं हमारे देश के लिए, जो उन्होंने सपना देखा, उस सपना को साकार करने में हमें तथस्थ होकर उनका साथ देना है। मिथिलेश जी, आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से विरोध हो रहा था स्थानीय सांसद का भी, या फिर जिस तरह से स्थानीय प्रतिनिधि की मांग हो रही थी, कहा यह भी जा रहा है कि जो बीजेपी के जो कई कार्यकर्ता हैं वो जवाब दे देते, कई गुटों में भी बटे हुए हैं। इसका जवाब दे देते हैं। ये सच्चाई है, जान लीजिए, आप लोग मीडिया लोग जान लीजिए कि सच्चाई है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अगर यहाँ के सिटिंग कैंडिडेट को बदला तो यहाँ के जनता का आवाम की आवाज ही थी और यहाँ के मीडिया बंधु का प्रभाव ही था, यहाँ के सिटिंग कैंडिडेट को बदला गया। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस चीज के लिए आपने लड़ाई किया उसके सामने आपने कोई ऑप्शनल नहीं रखा। अगर उसके साथ साथ में आपने उसी समय से अपने जनता के क्षेत्र, अपने क्षेत्र के लोगों को किसी एक को चुन के और वही साथ में रखते कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए, तो शायद हमें लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आपकी जनता की सुनी, हमें कभी नहीं कह सकते कि जनता की नहीं सुनी। अगर जनता की नहीं सुनी होती तो सिटिंग कैंडिडेट को ही रिपीट कर देती, जो कि 17 जो हमारे बिहार में 17 जो सीट में कैंडिडेट चेंज हुए, सिर्फ 2 हुए हैं लगभग, हमें जहां तक याद है कि 2 हुए, एक सासाराम और एक बक्सर। तो इसका वजह क्या है कि जनता की बात सरकार तक पहुंची है, सरकार ने सुना है, लेकिन जनता ने अपना सेकंड ऑप्शन खड़ा नहीं किया है। तो इसमें सरकार के क्या दोष है, इसमें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का क्या दोष है? अब तो महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि अब कैसे लोगों को गोलबंद करेंगे, कैसे लोगों को इस मत के लिए राजी करेंगे कि नहीं भाई, पार्टी ने जो नेतृत्व ने जो फैसला लिया है वही सही है और इसके साथ लोगों को आना चाहिए। हम यही कहेंगे कि अभी फिलहाल जो भी निर्णय हुआ है हमें सर्वमान्य मानना चाहिए और इस पे हमारे को कोई संशय नहीं है। हमें कोई नहीं लगता है कि ये हम संशय करने का हमारे लिए विषय है। हमें सर्व सम्मानित के साथ उन्हें सम्मान करना चाहिए और शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ हमें मोदी सरकार में ये चाहिए कि इस बार जो हमारी बक्सर की जनता को सामने से नेतृत्व दे रही है उसको हमें अपने को एक्सेप्ट करके उसको चुनाव में सहयोग करना चाहिए। तो अब इस चुनावी समर में मिथिलेश पाठक की रणनीति आगे की क्या होगी? पार्टी के साथ रह करके काम करेंगे किस तरीके से? यदि हमारे को शीर्ष नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे या समझ लीजिए कि हमारे केंद्र से अगर कोई भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे को जवाबदारी दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये चुनाव में, हम उस जवाबदारी को बखूबी व्यवस्थित निभाएंगे। मिथिलेश पाठक बक्सर में हैं और मिथिलेश पाठक भी युवा आइकन के रूप में जाने जाते हैं। इनका भी एक अपना समूह है, एक वर्ग है, एक समर्थक है भारी तादाद में। उनको क्या कहेंगे मिथिलेश पाठक अब जब चुनावी समर आ गए? देखिए, लगभग 6 विधानसभा में हमको लगता है 1400-1500 लगभग गांव है, 1100 कुछ 13 या गांव लगभग, मेरे को कंप्लीट ध्यान नहीं है, बक्सर जिला में है और 18 या 15 गांव ये अपना यहाँ है रामगढ़ में है और में 213 गांव है। यही गांव 500 या 11 से 1600-1700 गांव की पूरी संख्या है बक्सर लोकसभा की। लगभग एक हम कहेंगे रामगढ़ में करीब करीब जितने भी गांव हैं हम 25-30 गांव में दौरा किए हैं। बाकी आप अगर ले लीजिए यहाँ पे गांव की समीकरण ले लीजिए तो बरापुर क्षेत्र का कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ पे हम नहीं गए हैं। लगभग 90% गांव में हम पहुंचे हैं। डुमरांव के भी हम 60-70% गांव में पहुंचे हैं। लोगों के बुलाने से, लोगों की समस्याएं से, और हमारा खुद एक शौक है कि हम लोगों तक पहुंचे और उनके बीच में बैठे। और कोई ऐसा अति पिछड़ा वर्ग नहीं है जिसके हम यहाँ नहीं गए हैं। आपने देखा होगा कि इससे 2 साल पहले हमारे पासवान समाज ने बहुत बड़ा रैली किया था और वो पासवान समाज अपना समाज पूरे जिले के लोग जुटे थे और हमारा एक रैली किया था और हमारा स्वागत किए थे। तो हम यही कहेंगे कि हम जहां जहां भी यूथ से जुड़े हैं, जहां जहां भी लोग से जुड़े हैं, सब लोगों के देश हित के लिए एक मोदी जी एक अच्छी भावना है और उन लोगों का एक ही कहना है कि कुछ भी हो, हमारे देश को जो प्रधानमंत्री मिले हैं एक युग पुरुष है। उन्होंने जो देश में नई नई कीर्तिमान खड़ा कर दिया, जो धारा 370, अपना जो अयोध्या में राम मंदिर, जो हमारे यहाँ बनारस का जो सौंदर्यीकरण हुआ है, जो बनारस जब से बनारस के नेतृत्व कर रहे हैं सांसद के रूप में, उस तरह से बनारस का जो अभी रूपरेखा तैयार हुआ है वो अद्भुत है। शायद कभी सपनों में भी हम लोग नहीं सोचे थे कि बनारस का एक ऐसा रूपरेखा होगा। लेकिन एक चीज इस बीच में मैं कहना चाहूंगा कि सभी जनता मोदी जी के प्रति न एक सकारात्मक ही नहीं, एक जज्बाती भी है।
हम ये देख रहे हैं कि पहला ऐसा हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जिसके प्रति जनता, वो माताएं बहनें की भी हम बात कर रहे हैं, बहुत घर के हम माताओं बहनों से भी जुड़ा, जो हमें एक आदर के साथ, एक सम्मान के साथ हमें देखती है और हमसे बात होती है। तो वो लोग जो मोदी जी के प्रति एक भावना बनाई हुई है कि हमारे देश के लिए सबसे बड़े ये हमारे देश के एक युग पुरुष हुए हैं, जो उनको ये मानते हैं कि इनको ईश्वर ने एक हम लोग के लिए वरदान दिया है। तो जब किसी माताएं, किसी बहनें और लोगों के बीच में ऐसी एक घर कर जाता है, खास तौर से देश के जो प्रधान सेवक है उनके लिए, हम तो ये कहेंगे कि हम लोग के लिए तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। यहाँ पे तो सीधे सीधे मोदी जी की नाम आ रही है, पार्टी का तो बात की बात है। एक भी हो जाता है कि चूंकि आप पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, काफी दिनों से यहाँ बक्सर में भी हैं, निश्चित तौर पर सार्वजनिक करे या न करे, लेकिन आंतरिक रूप से तो कोई ना कोई जिम्मेवारी आपको भी मिले होगी। अब सवाल महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि चूंकि चुनावी रणभेदी बच चुकी है और महागठबंधन ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, बीजेपी भी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। आपने व्यक्तिगत तौर पर भी या अपने समर्थकों के तौर पर आपने एक सर्वे या किया होगा, आपको क्या लगता है कि लड़ाई कितनी दिलचस्प है? देखिए, अभी जो फिलहाल स्थिति बनी हुई है, लड़ाई है, हमें नहीं कहेंगे कि लड़ाई नहीं है, लड़ाई है, लेकिन फिर भी हमारा अपना मानना है कि हम लोग, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कार्य करती है, जिस तरह से फिलहाल बक्सर में आकर अपने कार्यों को आगे रूपरेखा तैयार करके एजेंडा में शामिल करेगी और आने वाला समय में जो इस चीज को रखेगी और करने की प्रयत्न करेगी, उससे हमको लगता है कि जनता मोदी जी के नाम पे पूर्णतः जुड़ी हुई है। और जो तकलीफें हैं जनता की, जो फिलहाल हमारे यहाँ थोड़ा सा किसानों की जो तकलीफें हैं, और दूसरा सबसे बड़ी तकलीफ है जो कि हमको लगता है कि केंद्र सरकार तक ये बात नहीं पहुंची है यहाँ के प्रतिनिधि के तरफ से, वो है हमारा जो मिनी काशी बक्सर को कहा जाता है। वो मिनी काशी बक्सर को क्यों कहा जाता है? हमारे जो पौराणिक यहाँ पे जो भी चीज धरोहर है उसको हमें स्थापित करना है और उसको एक नया कीर्तिमान साबित करना है। ये जो चीज मुद्दा है हमारे को पूर्ण रूप से बक्सर के लिए जो नाइंसाफी हुई है उसको पूर्णतः से रखा नहीं गया है, और उस सौंदर्यीकरण के लिए हमें विश्वास है कि जिस दिन यहाँ के एजेंडा में शामिल हो जाए और कार्यकर्ता बोलने लगे, उस दिन हमको लगता है कि मिनी काशी भी बड़ा काशी जैसा बन जाएगा। कहा यह भी जा रहा है आंतरिक रूप से कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो विरोध करने का काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस कंट्रोल डैमेज को कैसे मैनेज किया जाएगा? क्योंकि ये जो कंफ्यूजन की स्थिति है, अगर इसको जल्द से जल्द दूर नहीं किया जाएगा तो चुनाव में तो इसका असर पड़ सकता है। देखिए, लगभग हमको लगता है कि ये जो अभी फिलहाल स्थिति बनी है, जो प्रभावित किया जा रहा है, जिस तरह से एक तरह से अगेंस्ट किया जा रहा है, हमें नहीं लगता है कि बहुत बड़ा प्रभावी होगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा प्रभावी साबित नहीं होगा। क्यों? कि जनता भी समझती है, लोग भी समझते हैं, और रही बात लोकल की बात, और यहाँ की जनता को ऐसा लगता है कि ये जो मुद्दा लोकल के बना के हम प्रभावी करेंगे, तो हमें लगता है कि आप लोग एक बार गांव का सर्वे करना चाहिए और गांव के लोगों से ये सुझाव लेना चाहिए, जगह जगह कैंपेन करके, और उसका सही निर्णय आप लोग को लाके रखना चाहिए। क्योंकि हम व्यक्ति विशेष इसमें अकेले कुछ निर्णय नहीं ले सकते हैं, ना बोल सकते हैं। बाकी पार्टी का काम है, जो अपना सर्वे कर रही है उसके हिसाब से कार्य करेगी। अच्छा, बीजेपी तो कह रही है इस बार 400 के पार, और जो विरोधी हैं जो वो कह रहे हैं कि इस बार तो पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। मिथिलेश पाठक जी को क्या लगता है? अच्छा, ये बताइए कि विरोधी दिख कहाँ रहा है? आज के देश में अभी जो स्थिति की, आप बताइए कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे विरोधी देख रहे हैं? जब विरोधी है ही नहीं है तो फिर उनका नारा ही बेकार है। रही बात 400 के पार, तो हमें तो लगता है कि 400 के पार तो होगा ही, ये तो पूर्णतः गारंटी है, क्योंकि इस बार मोदी जी की गारंटी है लोगों के बीच में। और मोदी जी ने जो कर दिखाया देश के लिए, जो जो वादे किए हैं वो अपने गारंटी में पूरे किए हैं, जितने भी उनके वादे वो पूरे हुए हैं। तो हमें नहीं लगता है कि विरोधी कोई ऐसा है जो कि फिलहाल इनके साथ, हमारे भाजपा के साथ कोई चैलेंज में। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे और करेंगे कि जो मिथिलेश पाठक को अपना आइकॉन मानते हैं, जो मिथिलेश पाठक को अपना नेता मानते हैं, उनको मिथिलेश पाठक क्या? हाँ, उनको जरूर हम एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी का हम लोग पूर्णतः समर्पित हैं और शुरू से हैं, और हम लोग हमेशा रहेंगे। और हम आज भी कहते हैं, उनकी समस्या जो भी होगी, हम एक कार्यकर्ता होने के नाते या उनका एक नेतृत्वकर्ता होने के नाते, चाहे उनका एक आइकन होने के नाते, उनके हर दुख सुख में 24 घंटा इसी बक्सर में चुनाव के बाद भी और आने वाले समय में भी हम उनके साथ समर्पित हैं। उनके हर दुख सुख की आवाज हम बन के लोगों के बीच में या सरकार के बीच में या पार्टी के बीच में उठाएंगे, और हम कोशिश करेंगे उनकी हर भावनाओं पे और हर विश्वास पे खड़े उतरे।
तो बिल्कुल आप समझिए कि जब भी चुनाव का मौसम आता है तो हलचल तेज हो जाती है, जो चर्चाओं का बाजार है वो गर्म हो जाता है, कई तरह के कयास और अटकलों का बाजार गर्म हो जाता है। लेकिन आप एक तरीके से समझिए कि जो भी पार्टी से जुड़े हुए लोग रहते हैं उनको पार्टी लाइन से जुड़ करके चलना होता है, और कहीं ना कहीं जो पार्टी का गाइडलाइन होता है, जो शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय होता है, उसको किसी न किसी तरीके से सफल करना ही मुख्य उद्देश्य होता है। मिथिलेश पाठक जी भी बीजेपी के कार्यकर्ता है, निश्चित तौर पर इनकी भी जिम्मेवारी है कि जो पार्टी का जो गाइडलाइन है, जो शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला है, उसको लेकर के आगे बढ़े। और इन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कहा है कि जो देश हित है, जो देश का विकास है, वो महत्वपूर्ण है। और नरेंद्र मोदी जिस तरीके से देश के लिए एक आइकन बन चुके हैं विकास पुरुष के रूप में, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं यही कामयाब होगा और इसी को लेकर के लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। तो आप इस बक्सर खबर को देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस खबर को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलिए, क्योंकि चुनावी मौसम है। इस मौसम में आपके साथ और भी कई दिग्गजों से बातचीत करेंगे और क्या कुछ अपडेट्स है वो हम आपको बताते रहेंगे। नमस्कार।